हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आज एक एग्जांपल लिखा है, उसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी एडजस्टमेंट वाले ट्रांजेक्शन होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। मैंने आपके इलस्ट्रेशन नंबर 7 टीएस अग्रवाल का लिखा है। ठीक है, तो उसमें मैंने पहले ही फॉर्मेट बना दिया है। मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बनता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि वो बोलता है कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होनी चाहिए, जिसके बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। अब आता है आगे, सबसे पहले मैंने दिया नंबर्स, सीरियल नंबर, उसका कॉलम मैंने बहुत छोटा सा बना दिया। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन, जो भी क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन दिया है वो आपको डबल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर एक तरफ असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, क्योंकि अपन वो इक्वेशन करते हैं ना, एलएचएस बराबर आरएचएस, जिस तरह से एसेट्स बराबर लायबिलिटीज अपन को करना है। एसेट्स और लायबिलिटीज में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ज्यादा छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असेट्स में जो जो अकाउंट आएंगे वो लिखते जाएंगे, लायबिलिटीज में जो जो अकाउंट आएंगे वो अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कैपिटल को अलग करके लिखता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज है और बाकी लायबिलिटीज में आउटसाइड वाली लायबिलिटीज लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिख देंगे। अब सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ अगर आपको समझ में ना आए तो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश से स्टार्ट किया। कितना कैश है? ये है 50,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ और मैं रब करती जाती हूँ, कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश कौन सा नेचर का है? डेबिट का। तो कैश लिख दें, असेट्स में कैश का कॉलम बनाए और इधर कैपिटल का अपन ने अलग बना ही रखा है। ठीक है, तो कैश का बना लिया। कैश में कितने? 50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कोई भी ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट करती है। असेट्स पे भी कर सकती है, दोनों जगह, दोनों अकाउंट असेट्स के भी हो सकते हैं, दोनों लायबिलिटीज के भी हो सकते हैं, एक असेट्स एक लायबिलिटीज भी हो सकती है, लेकिन दो जगह इफेक्ट करता है। ठीक है, एंट्री भी दो जगह इफेक्ट करती है। जनरल का ही अकाउंटिंग इक्वेशन उसी का बेस है पूरा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से क्या कैश पे इफेक्ट पड़ा असेट्स का, तो कैश अपन ने लिख दिया यहाँ पे 50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज में आएंगे, लायबिलिटीज में कैपिटल में लिख देंगे अपन 50,000 रुपए। पहली एंट्री यही होती है, स्टार्टेड बिजनेस कैश टू कैपिटल। ठीक है, मैं एंट्री मिटाती जाती हूँ। फिर आता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, मतलब परचेज गुड्स खरीदा उन्होंने 20,000 का कैश और 30,000 का क्रेडिट। तो जब अपन परचेज गुड कैश की एंट्री करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश, जब कैश में अगर खरीदा हो तो। ठीक है, तो इसमें परचेज अकाउंट असेट्स में, मतलब जो असेट्स वाली में परचेज अकाउंट को किस नाम से लिखते हैं? स्टॉक के नाम से लिखता है, क्योंकि परचेज गुड्स अपन ने खरीदा, गुड्स अपने लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा? एक तरह से स्टॉक हुआ, तो असेट्स में वो स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज की जगह कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? एक परचेज गुड्स है, गुड्स को क्या बोलेंगे इसमें? असेट्स में स्टॉक, माल अपने लिए क्या है? स्टॉक। ठीक है, तो माल तो खरीदा, देखो अब देखो इसकी एंट्री 20,000 से तो कैश में खरीदा, तो इसकी एंट्री 20 होगी। अब अपन क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट की एंट्री क्या होती है? परचेज टू क्रेडिटर, का नाम यही नहीं है तो क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होता है? जिससे उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदते हैं तो वो अपनी क्या हो जाती है? लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर किस साइड चला जाएगा? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? एक क्रेडिटर। अब यहां देखो ये 30,000। ठीक है, ये क्रेडिटर। परचेज मैंने शॉर्ट में लिखा है टू क्रेडिटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी परचेज माल खरीदा 20,000 का, यहाँ पे भी माल खरीदा 30,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन अब माल अपने पास टोटल माल कितना हो गया? मतलब माल खरीदा तो अपने स्टॉक में कितना माल आ गया? 20 प्लस 30 50,000 का। जैसे कि अपने के बहुत सिंपल सा ले लो कि मैंने एक चॉकलेट की दुकान है, उसमें अपन ने एक डिब्बा खरीदा चॉकलेट का, डेयरी मिल्क का, उसके पेमेंट अपन ने कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी दुकान पे गए, दूसरी दुकान से अपने उधार का एक और चॉकलेट का डिब्बा खरीदा, तो अपने पास चॉकलेट के डिब्बे कितने आए? अपने पास स्टॉक कितना हुआ? 2 डिब्बे। उसी तरह से यहाँ पे परचेस गुड्स खरीदा 20,000 का तो कैश में और 30,000 का
क्रेडिट में उधार खरीदा, तो अपने पास टोटल स्टॉक कितना हुआ 50,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक में लिख देंगे न्यू इक्वेशन में, ये होगी इक्वेशन। कैश में जाओ, कैश में कितना गया, यहाँ से कैश कितना गया 20,000, तो कैश में माल खरीदा तो पैसे गए, तो माइनस करके 20,000, जैसे इक्वेशन करते ना प्लस माइनस, वैसे कैश प्लस का प्लस, स्टॉक अपने पास कितना हो गया 50,000 का, 20 प्लस 30। ठीक है, अब चलेंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितने से इफेक्ट हुआ 30,000 से। ठीक है, दोनों एंट्री है ये, परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर। कैश अपन ने कम कर दिया, यहाँ पे क्रेडिटर क्या हुआ, क्रेडिटर से 30,000 रुपए बढ़ गए, 30,000 रुपए, और कैश अपन ने 20,000 कम कर दिए स्टॉक में। बाकी कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो डैश कर देंगे। ठीक है, अब नई इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन एड लेस करेंगे तो उसके बाद न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन। ठीक है, देखिए 50 में से क्योंकि कैश चला गया तो अपने पास न्यू इक्वेशन कितनी बच गई 30,000, यहाँ पे 50 एज इट इज आ जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्रेडिटर प्लस है, आगे कोई साइन नहीं होता, प्लस का ही होता है, 30,000 रुपए क्रेडिटर है, प्लस के प्लस और 50 के 50 कैपिटल, ये बन गई न्यू इक्वेशन। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते जाओ। तो यहाँ पे कितने, देखो अभी भी बराबर ही आ रहा है, देखो 30 प्लस 50, इधर भी 30 प्लस 50, अभी तक तो इक्वल आ रहे हैं। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे। ठीक है, तीसरा ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस 30,000, न्यू 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स, माल बेचा कैश में 40,000 रुपए जिसकी कॉस्टिंग 30,000, मतलब ये बोल रहा है कि माल बेचा 40,000 रुपए का, तो एंट्री क्या हो जाती, माल बेचने की, कैश टू सेल्स। अब माल कितने का बेचा 40,000 का, तो जितने का माल बेचा उतना ही पैसा आया। ठीक है, तो 40,000 और सेल्स भी कितने से हुआ 40,000, लेकिन देखना है यहाँ पे एक फॉर कैश है इसलिए सेल्स का नाम लिखा है। अब ये बोल रहा है कॉस्ट 30,000 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो माल अपन ने बेचा उसकी प्राइस कितनी थी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 30,000। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, लागत मूल्य, जिस मूल्य पे अपन ने खरीदा है। जैसे कि अपन दुकानदार है तो अपन जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उस मूल्य पे थोड़ी ना लेते हैं, उस अमाउंट पे थोड़ी लेते हैं कि जैसे 10 रुपए का ये पेन है तो मैंने किसी से खरीदा है तो मैं 10 का ही थोड़ी ना खरीदूंगी। क्यों, क्योंकि मैं तो बिजनेस वाली, मैंने तो बल्क में खरीदा हुआ, तो मेरे ये पेन 10 के जगह कितने का पड़ा हुआ 8 का, लेकिन मैं इसको बेचूंगी कितने में 10 में, क्योंकि सामने वाले से मैं 8 में लाई और 8 में बेच दूंगी, तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा, बिजनेस का मतलब ही क्या निकलेगा फिर। तो क्या हो गया, ये भी क्या बोल रहा है कि 30,000 का मेरे पास पेन था जिसको मैंने बेचा कितने में 40,000 में, तो उसके पास उसके प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 का। 30 का माल 40 में बेचा तो 10 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि अपने पास 40 में अपन ने बेचा, 30 का माल 40 में बेचा, तो स्टॉक कितने का गया सिर्फ 30,000 का, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे कॉस्ट कम होगी, 30,000 से स्टॉक कम होगा, सॉरी कॉस्टिंग प्राइस से स्टॉक कम होगा 30,000, और अपन ने माल बेचा तो 40,000 रुपए आए। ठीक है, ये एंट्री मिटा देती हूँ और यहाँ पे 10,000 प्लस हो जाएंगे। एक बार और समझा देती हूँ। ठीक है, कि माल बेचा, कॉस्ट जिस मूल्य पर अपन ने खरीदा है उस मूल्य का माल अगर अपने स्टॉक में से निकलता है, ये पेन है, ये मेरे पास 5 पेन पड़े हुए थे। ठीक है, 5 पेन पड़े हुए थे, मेरे पास 5 में से 4 पेन बिक गए, तो मेरे पास कितना बचा 1 पेन, तो मेरे पास स्टॉक में कितना रह गया 1 पेन। इसी तरह स्टॉक में मतलब जो अपने पास माल बचा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि 30,000 रुपए का माल बेच दिया, 30 का माल 40 में बेच दिया, तो अपन तो बस ये देखो कि माल कितने का बेचा 30,000 का, तो अपने पास स्टॉक, जो अपने पास स्टॉक पड़ा हुआ था, जितने का माल पड़ा हुआ था वो बिका, तो अपने पास से कितना गया 30,000। हमेशा स्टॉक कौन से मूल्य का लेंगे, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि अपन में से अपन बिजनेसमैन है तो अपन को पता है कि इसकी एक्चुअल प्राइस जितने में अपन ने खरीदा था वो उसकी प्राइस सिर्फ अपन को पता है, तो जितने में ये बिकेगा तो अपने हिसाब किताब एंट्री में अपन वही प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस पे अपन ने खरीदा था।
ठीक है। तो स्टॉक का प्राइस कौन सा होता है, स्टॉक में कौन सा वाला प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट वाला। तो कॉस्ट प्राइस गुड्स की थी, कॉस्ट मतलब लागत, और उसको बेचा कितने में, 40 में, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो अपने पास पैसा तो कितना आया, 40, तो अपन ने कैश बढ़ा दिया क्योंकि माल बेचा तो पैसा आया, लेकिन माल बेचा तो कॉस्ट स्टॉक कम हुआ, 30,000 रुपए का माल कम हो गया अपने पास से, तो 30,000 रुपए लेस कर दिए। इक्वल टू क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डैश कर दो। 10,000 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसका एडजस्टमेंट किस में से करते हैं, कैपिटल में से करते हैं। इसी तरह अगर कोई खर्चा और इनकम भी होती है तो उसका एडजस्टमेंट भी क्या करते हैं, कैपिटल में से करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। उसी तरह अगर एक्सपेंसेस होगा तो वो भी कैपिटल में से डिडक्ट होगी, और इनकम होगी तो वो कैपिटल में प्लस होगा। उसी तरह जो भी कैपिटल इंक्रीज करती है उसको ऐड कर दो, जो कैपिटल को कम करती है उसको डिडक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैंने कैपिटल में 10,000 रुपए से प्लस कर दिया, क्योंकि अपनी कैपिटल बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश, स्टॉक, और जो प्रॉफिट है उसको किसमें डाल दिया अपन ने, कैपिटल में। तो इक्वेशन क्या बन गई, ये भी प्लस वाला था, 50 में से 20 गए तो 30 बचे, ये भी प्लस का हो गया क्योंकि अपन ने माल बेचा, तो 30 प्लस 40 70,000 रुपए, प्लस की माइनस का है क्योंकि स्टॉक कम हुआ तो 20,000 रुपए। ठीक है, ये 20,000 रुपए इक्वल टू 30,000 एज इट इज, प्लस ये कितने हो गए, 60,000 रुपए। देखो इक्वेशन में इक्वल होती 60 प्लस 30 90, और 70 प्लस 20 90 होता जा रहा है। ठीक है, न्यू इक्वेशन। अब आती है न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रेंट पेड 500 रुपए, सैलरी पेड 5,000 रुपए। एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेड किया ना तो कितने का हुआ, 500 का, तो 5,000 की सैलरी है, 500 का रेंट है। ठीक है, तो कैश कितना गया, 5500 रुपए गया। अभी अभी मैंने बताया है जो भी खर्चा और इनकम होती है उसका एडजस्टमेंट किस में से करते हैं, कैपिटल में से। लेकिन अपन ने सैलरी पेड करी तो अपने पास कैश कम हुआ, सैलरी और रेंट दोनों पेड कर दिए तो कैश अपने पास टोटल कितना कम हुआ, 5500। लेकिन अलग अलग ही लिखेंगे क्योंकि ट्रांजेक्शन में ये अलग अलग ही दिया है। इसमें बोला रेंट पेड किया तो 500 रुपए अलग रेंट कर माइनस कर देंगे और सैलरी कर देंगे 5,000 रुपए। ठीक है, तो कितने आएंगे यहाँ पे, 64,500 लिख देंगे प्लस के। ठीक है, फिर प्लस स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। आगे चलते हैं, क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। प्लस के प्लस, कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, हाँ पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कोई भी खर्चा होगा तो उससे अपनी कैपिटल क्या होगी, कम हो रही है, कैपिटल डिडक्ट होगी। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे माइनस 500 और माइनस 5,000 रुपीज। वही वाला रेंट अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 54,500। 6,000 में से 5,000 गए तो कितने बच गए, 55,000। 55 में से 500 गए तो 54,500। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ पे ये हुआ 64,500 प्लस 20,000 एज इट इज इक्वल एज इट इज 30,000 एज इट इज, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 30,000 वैसे के वैसे उतरेंगे, और प्लस ये कितने हो गए, 54,500, 9 और ये 9, 64,500 प्लस 20,000 30,000 प्लस 5400। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है रेंट आउटस्टैंडिंग। आया आउटस्टैंडिंग, जब भी आउटस्टैंडिंग खर्चा आता है ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि जो भी अलग से ये जो एंट्री होती है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एक्यूड, अनर्ड, ये इन सबके ये भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, तो इनको अलग कॉलम में दिखाना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ने बोला है रूल्स में कि आपको ये जो भी है एडजस्टमेंट वाले जो ट्रांजेक्शन है जिसकी एंट्री है वो आपको अलग कॉलम में दिखाना। अलग कॉलम से मीन्स अपन लायबिलिटीज में अलग अलग, वैसे भी अलग अलग लिख रही है, क्रेडिटर, अब लायबिलिटीज में प्लस आउटस्टैंडिंग का कॉलम बना लेते। तो आउटस्टैंडिंग कॉलम अलग नहीं बनाना है, मतलब नीचे नहीं बनाना है, ऊपर ही से ही बनाना है। ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग यहाँ आया तो मैं यहाँ बनाऊंगा, नहीं,
बनाऊंगा या बनाऊंगी आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ ऊपर थोड़ा मार्जिन रखना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कैपिटल में थोड़ा सा इधर साइड में कर देती हूँ, प्लस कैपिटल, और यहाँ हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आएगा आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितनी, 1000 रुपए। तो देखिए आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग एंट्री कर दो। कैश पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है, वैसे भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज नेचर का होता है, तो पहले मैं आपको एंट्री बता दी हूँ। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये इसकी एंट्री होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड का होता है, तो लायबिलिटीज में लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग। तो एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग किस पे फर्क पड़ा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका एडजस्टमेंट किस में से करते हैं, कैपिटल में से, और आउटस्टैंडिंग का कॉलम लायबिलिटी साइड। तो मैंने आपको बताया कोई भी ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट करेगा, या तो एसेट्स या लायबिलिटीज, दोनों ट्रांजेक्शन लायबिलिटीज की भी हो सकते हैं दोनों अकाउंट, या असेट्स और लायबिलिटीज की भी हो सकते हैं। यहाँ पे यहाँ दोनों एडजस्टमेंट किस में हो, ये एक्सपेंसेस अकाउंट है, उसका एडजस्टमेंट भी अपन किस में से करेंगे, कैपिटल में से, क्योंकि एक्सपेंसेस हो इनकम हो कैपिटल में ही एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग का मैंने लायबिलिटीज में अलग कॉलम बना ही दिया है, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। तो आउटस्टैंडिंग असेट्स एज इट इज, क्योंकि असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, यहाँ प्लस कर दो यहाँ पे। अब आउटस्टैंडिंग का वो है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कर दो, कितना 100 है और 1000 रुपए है, 100 है, और अलग अलग ही दिखाना है क्योंकि अलग अलग ही है, मतलब रेंट अलग है, सैलरी अलग है, ठीक है। अब इसमें से करेंगे माइनस 100 रुपए और माइनस 1000 रुपए, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, मतलब मैं लाइन खींच रही हूँ ताकि अलग हो जाए इसमें। न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 64,500 प्लस 20,000 के 20,000 ऐसे कैसे, प्लस 0, कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है क्रेडिटर 30,000 का प्लस 1100 और प्लस 54 में से 53,400 दिख रहा होगा यहाँ तक तो सबको। तो न्यू इक्वेशन हो गई 64,500, असेट्स में 20,000, ठीक है। यहाँ पे 0 क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं है, या फिर यहाँ यही छोड़ दो, बराबर 30,000 इधर आ गई, इधर आ गई 1100 और इधर आ गई 53,400, ये नई इक्वेशन बन गई। अब नई ट्रांजेक्शन है, बोर्ड फर्नीचर फॉर 5,000 रुपए ऑन क्रेडिट, क्रेडिट किया इसने, तो इसकी एंट्री क्या होती है, देखिए। अब इसकी एंट्री में बता देती हूँ, फर्नीचर उधार में खरीदा, तो इसकी एंट्री बनती है, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पहली बात तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर टू क्रेडिट, क्रेडिटर्स है, तो फर्नीचर असेट्स अकाउंट में आएगा फिक्स असेट के रूप में। तो यहाँ पे असेट्स में कैश आ गया, स्टॉक आ गया, अब कौन सा कॉलम बनेगा या कौन सा अकाउंट जुड़ेगा, फर्नीचर का, क्योंकि ये फिक्स असेट्स है, ठीक है। आप देख लो असेट्स में कौन कौन से आते हैं, यही आते हैं, फिक्स असेट्स आती है जिसमें प्लांट मशीनरी, जो भी फिक्स असेट, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी, कैश बैंक स्टॉक, कैश इन हैंड बैंक, यही असेट्स में आते हैं प्रोबेबली। और लायबिलिटीज में भी क्या होती है, कैपिटल अलग लिखी थी, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और जो भी आएगा जिससे अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। फिक्स असेट्स, ये न्यू इक्वेशन आ गई। अब खरीदा तो अपन ये खरीदा, तो माल खरीदा ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट,
तो कैश पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, यहां से दिख रहा है आपको लास्ट वाला, एक सेकंड देखती हूँ मैं। तो देखिए फर्नीचर खरीदा उधार, तो कैश पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो डैश कर दो, प्लस स्टोव पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा डैश कर दो, प्लस फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा, हाँ फर्नीचर बड़ा है ना, 5 कितने का 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए ये आ जाएंगे, ठीक है, इक्वल लगा दो। अब लायबिलिटी साइड पे कोई फर्क पड़ा, हाँ पड़ा, क्योंकि फर्नीचर खरीदा उधार खरीदा, जब भी उधार खरीदते कोई भी चीज तो क्या इफेक्ट करती है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के नाम पे प्लस 5,000 रुपए क्रेडिटर बड़े हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हो गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हो जाती है, 64,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, इधर आ जाएंगे 30 प्लस 5 35,000, इधर 1100 को एज इट इज, और इधर 53,400 एज इट इज। यहां तक न्यू इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब करके न्यू इक्वेशन से यहां से बताती हूँ। तो ये न्यू इक्वेशन जो अपनी बनी थी वो मैंने लिख दी है, बाकी का मैंने रिमूव कर दिया स्पेस की वजह से। न्यू इक्वेशन कैश स्टॉक फर्नीचर ये अपने पास जो आया वो इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल जो है वो मैंने लिख दी। ऊपर ये सब कुछ असेट्स में, कैश स्टॉक फर्नीचर ये असेट्स में है और ये सब बाकी लायबिलिटीज में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये सब असेट्स के अंदर है और ये सब लायबिलिटीज के अंदर है। इक्वेशन में ही असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज ही करना है अपन को, ठीक है। तो अब न्यू इक्वेशन में अपन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जोड़ेंगे घटाएंगे। बोर्ड ये 7th वाला ट्रांजेक्शन है, बोर्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। जहां भी पर्सनल यूज आ जाए, जहां पर्सनल यूज का नाम आ जाए वहां सीधी सी गणित लगानी है, सीधा सा वो लगानी है कि ड्राइंग्स का नाम आएगा। पर्सनल यूज में कौन से अकाउंट को नाम आएगा, ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती है, डिडक्ट होती है, क्योंकि कैपिटल कम करती है। पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज निकालेगा, पर्सनल यूज के लिए चाहे वो रेफ्रिजरेटर खरीदे, मोबाइल खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, कुछ भी खरीदे, जहां भी पर्सनल यूज का नाम आ जाए वहां सीधे सीधे ड्राइंग्स लिखना है। तो अपन ड्राइंग्स की एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसे निकालेंगे तो टू कैश, ठीक है। ये ड्राइंग्स, जब भी ड्राइंग्स आई, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है। तो एक तो ड्राइंग्स वाला, ड्राइंग्स किस में जाता है, कैपिटल में, कैपिटल में डिडक्ट होता है, मतलब ये लायबिलिटी साइड में से डिडक्ट होएगा और पैसे निकाले तो कैश भी अपने पास कम होएगा, ठीक है। तो सिर्फ दो ही अकाउंट असेट्स और लायबिलिटीज में अगर दो ही अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं तो माइनस कर दो, कितने 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए का कैश कम कर दिया, प्लस स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा नहीं, डैश कर दो, फर्नीचर पे डैश कर दो, इक्वल क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज लिख दो, और माइनस क्या कर दो, कैपिटल में से कितने माइनस हुए 5,000, किसके लिए, ड्राइंग्स के। क्लियर है। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 64,500 में से 5,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 गए 59,500, ठीक है। 59,500 प्लस स्टॉक 20 का 20 ही, प्लस फर्नीचर एज इट इज, ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल, क्रेडिटर्स एज इट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज, और माइनस कैपिटल लेस हो जाएगी क्योंकि ड्राइंग्स में से ड्राइंग्स लेस हो रही, तो 53,400 में से 5,000 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 और 1 48,400 रुपए अपनी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। ये न्यू इक्वेशन है। अब न्यू इक्वेशन में फिर नया ट्रांजेक्शन देखो, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, सिर्फ कंप्यूटर खरीदा है, कैश कंप्यूटर यहाँ आपने क्या है कंप्यूटर, फिक्स असेट से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर टू कैश, कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है। अब कंप्यूटर यहाँ पे फिक्स असेट्स है, इसलिए असेट्स में अपन ने ऊपर ही, मैंने जो भी बताया, जो जो अकाउंट नया बनता जाएगा ऊपर ही लिखना है, इसलिए ऊपर वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना है। तो कंप्यूटर ऐड कर दिया, कंप्यूटर बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैश कम हो रहा है क्योंकि खरीदा है कंप्यूटर 2,000 रुपए से,
स्टोव पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, डैश कर दो। फर्नीचर पे नहीं, डैश कर दो। अब ऊपर लिखो कंप्यूटर, जहां लिखा कंप्यूटर, यूं नहीं कि कंप्यूटर यहाँ आया तो यहाँ ही लिखेंगे, ऊपर ही लिखाएंगे, जो भी हेड लिखाएंगे, जो भी अकाउंट की लिखाएंगे। तो कंप्यूटर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस कंप्यूटर कितना हो गया 2000 इक्वल टू क्रेडिटर्स भी एज इट इज, आउटस्टैंडिंग भी एज इट इज और कैपिटल भी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या बन गई, इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे 20,000, कितने का, सॉरी 20,000 का कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर 20,000 का है, तो इसमें से 20 जाएंगे तो बचेंगे 39,500, ठीक है। 39,500 कैलसी में कर लेना आप, 0 0 5 9 में से गए 9 0 39,500 प्लस स्टोव वैसा का वैसा आया, फर्नीचर वैसा का वैसा। अब कंप्यूटर बढ़ गया तो कंप्यूटर 20,000 वैसा का वैसा लिख दो, इक्वल टू क्रेडिटर्स 35,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1100 प्लस 48,400 कैपिटल एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वल है, तो इक्वेशन क्या बन गई, कैश में से 59,500 में से 20,000 जाएंगे, तो ऐसे कैसे लिख दो माइनस 20,000, तो यहाँ की कैलकुलेशन हो जाती है 0,0593, ठीक है। फिर न्यू एंट्री, न्यू इक्वेशन हो गई। फिर इसमें ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वापस पर्सनल यूज आ गया, मतलब ड्रॉइंग्स का नाम आ गया। ड्रॉइंग्स का नाम आता है तो क्या इफेक्ट करता है, कैपिटल और कैश। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000, तो माइनस 10,000 कर देंगे, ठीक है। स्टोव पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, डैश कर दो। फर्नीचर पे नहीं, कंप्यूटर पे नहीं, इक्वल। क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, डैश कर दो। आउटस्टैंडिंग पे नहीं, डैश कर दो। अब यहाँ आ गया माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स में से, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती है, तो ड्राइंग्स के मैंने 10,000 रुपए माइनस कर दिए। न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 0,0592, 29,500 तो अपने पास कैश बच गया। स्ट्रोक एज इट इज 20 का 20 ही प्लस 5,000 फर्नीचर प्लस 20,000 का कंप्यूटर इक्वल टू 35,000 रुपए के क्रेडिटर्स, 1,100 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस 48,400 में से 10,000 गए तो 38,400 कैपिटल अपनी आ गई। एक बार दिख गया आपको। तो ये लास्ट का ट्रांजिशन, एक लास्ट ट्रांजिशन बच रहा था, वो भी मैंने लिख दिया है। न्यू इक्वेशन बन गई है, इतनी इक्वेशन आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन इसमें एड लेस करेंगे। न्यू नेक्स्ट ट्रांजिशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्यापार के लिए फायदा है। अपन को खुद को व्यापार मानो, तो सामने वाला कौन है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, उसके बदले में उसने और पैसे लिए, 5,000 रुपए उसने निकाले, ठीक है। तो अपन ने कैपिटल कम कर दी। जब भी ड्रॉइंग्स आएगा कैपिटल में से लेस ही होगा। फिर जब प्रोप्राइटर ने 5,000 रुपए निकाले, बिजनेस बोलता है कि जो पैसे निकाले उस पर मुझे ब्याज दो, तो अपनी जेब में से वो और पैसे निकाल के देगा। तो ये बिजनेस के लिए फायदा है, और कैपिटल प्रोप्राइटर के लिए क्या है? खर्चा है, नुकसान है उसका। तो कैपिटल ड्रॉइंग्स हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, ये याद रखना है कि ड्रॉइंग्स अपन को लेस करनी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में से लेस होगी। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? फायदा। बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। तो बिजनेस के लिए फायदा, इसलिए वो क्या कर रहा है? पहले प्लस कर रहा है, कितने? 500। बाकी किसी चीज पे इफेक्ट नहीं करेगा, ना कैश पे, ना स्टॉक पे, कुछ नहीं। इक्वल टू ना क्रेडिटर्स पे, ना आउटस्टैंडिंग पे। सिर्फ कैपिटल क्या होगी? प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्यापार के लिए फायदा है। लेकिन दूसरे कंडीशन में कैपिटल प्रोप्राइटर के उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो कैपिटल में से लेस भी होगी। मतलब प्लस और माइनस दोनों कैपिटल में ही इसका एडजस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए फायदा है, तो बिजनेस अलग है, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। -500 क्योंकि कैपिटल किसकी होती? प्रोप्राइटर की। प्रोप्राइटर अलग है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज इट इज लिख दो, बाकी सब में डैश 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 इक्वल टू डैश डैश
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पहले बिजनेस के तरीके से देखिए। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं बिजनेस हूं, मेरे लिए मैं सामने वाला जो ब्याज कैपिटल लगाया उसके बदले में मैं उसको ब्याज दे रहा हूं, तो बिजनेस मानना है खुद को। बिजनेस मान के देखोगे ना तो आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं बिजनेस हूं तो मैं उसको जो उसने पैसा लगाया उसके बदले में और ब्याज दे रहा हूं, तो मेरे लिए बिजनेस के लिए क्या खर्चा है, इसलिए मैंने माइनस कर रहा हूं पहले। अब प्रोप्राइटर अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, बिजनेस अलग है, लेकिन एडजस्टमेंट तो अपन को इसमें करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर के लिए क्या है, फायदा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसने पैसे लगाए। तो मैं बिजनेस उसके बदले में उसको और ब्याज दे रहा है, तो कैपिटल उससे क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। इसलिए पहले बिजनेस का एडजस्टमेंट करना है, बिजनेस मान के, क्योंकि बिजनेस के लिए मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। फिर मैं करूंगी कैपिटल पे प्लस, ठीक है। ऊपर मैंने पहले प्लस करा था, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फायदा है, जबकि कैपिटल क्या हो रही है, कैपिटल प्रोप्राइटर की कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए खर्चा है एक तरह से, और या नुकसान खर्चा जो भी बोल सकते हैं। तो प्लस माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ कैपिटल में ही इसका एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इक्वेशन, यहाँ आपको दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन सेम आएगी। 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 का कंप्यूटर इक्वल टू 35,000 की क्रेडिटर्स, 1100 आउटस्टैंडिंग प्लस 38,400 का कैपिटल। अब देखना आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, असेट्स के सारे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये इक्वल आएंगे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग और कैपिटल। ये सब बराबर आ जाए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज अपने बराबर आ गया, तो अपने इक्वेशन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।